हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 3। तो बेटे ये बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा वीडियो है और इससे पहले दो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। तो बेटे बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में हमने स्टार्ट किया था अपना पहला लेसन और पहले लेसन में हमने अब तक एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास है अपना दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अनुनाद तथा अनुनाद ऊर्जा। ठीक है, एक बार दोबारा ध्यान से देखो। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अनुनाद तथा अनुनाद ऊर्जा। इंग्लिश में हम कहते हैं अनुनाद को रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। अनुनाद ऊर्जा को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुनाद का क्या अर्थ होता है, अनुनाद या रेजोनेंस का क्या मतलब है। इस चीज को समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ी सी बात बतानी पड़ेगी। यदि मैं आपको कहूं कि इस दुनिया में हमारा जो रासायनिक विज्ञान की दुनिया है, इसमें बहुत सारे यौगिक, बहुत सारे अणु हैं। और जैसे मान लो मैं एक अणु की बात करता हूं CO2 की। चलो CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की। जब आप CO2 का स्ट्रक्चर देखते हो, CO2 की संरचना देखते हो, तो वास्तविकता यह है कि CO2 की संरचना ऐसी बनाई जाती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऐसी CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है। पर क्या वास्तविकता में CO2 का ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है? तो इसका जवाब है नहीं। CO2 का संरचना ऐसा भी होता है कि कार्बन बीच में है और एक तरफ तो ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। जिस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जिस ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपके दिमाग में सवाल खड़ा हुआ होगा, सर क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि हमारा जो ये वाला ऑक्सीजन परमाणु है, इसकी बाहरी कक्षा में आपको पता है ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया सातवां और वो इलेक्ट्रॉन यहां से आए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहां से इसका इलेक्ट्रॉन यदि इधर चला गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 के बजाय कितनी हो जाएगी? 7। और यदि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसे तो केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो इससे हमें पता चला कि CO2 का एक स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है। और अगली बात बताता हूं आपको, CO2 का एक स्ट्रक्चर इसका जस्ट अपोजिट ऐसा भी होता है कि कार्बन इधर है, इधर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नेगेटिव चार्ज वाला, और इधर ट्रिपल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज वाला। तो ये जो हमने अनुनादी संरचनाएं यहां पढ़ी, ये तीनों संरचनाएं एक दूसरे में बदलती रहती हैं और बदलती हुई संरचनाओं को हम ऐसे तीर के निशान से दिखाते हैं, जैसा तीर का निशान मैंने लगाया, दोनों तरफ तीर का निशान। तो कहने की बात यह है कि इसकी 3 अनुनादी संरचनाएं मिली हमें। एक तो पहली तो ये और दूसरी तो ये। अनुनादी संरचना को आप कह सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और तीसरी ये। 3 तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले। अब सवाल ये दिमाग में आया कि सर अनुनाद या रेजोनेंस का मतलब क्या है? ये तो बात समझ में आ गई हमें कि CO2 की 3 स्ट्रक्चर हैं, 3 तरह की। तो यहां मैं बताता हूं अनुनाद या रेजोनेंस का क्या मतलब है, ध्यान से समझना बिल्कुल। मान लो कोई अणु, कोई यौगिक ऐसा है जिसकी 2 या 2 से अधिक संरचनाएं संभव हैं, 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। पर उन सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में से कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिससे उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया जा सके। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है इन तीनों में से।
और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें दोनों तरफ तीर के निशान इनके बीच में लगाए जाते हैं कि पहला स्ट्रक्चर दूसरे में बदल सकता है, दूसरा पहले में भी बदल सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर तीसरे स्ट्रक्चर में बदल सकता है और तीसरा दूसरे में भी बदल सकता है। तो इन दो या दो से अधिक संरचनाओं को, जो एक ही यौगिक की होती है, दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या अनुनादी संरचनाएं, और इस घटना को हम कहते हैं अनुनाद या रेजोनेंस। यानी CO2 रेजोनेंस दिखाता है। क्यों दिखाता है CO2 रेजोनेंस? क्योंकि CO2 की दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं और वे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं या इंटरचेंजेबल होती हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि सर चलो ठीक है, ये बात हमारी समझ में आ गई, पर आप एक बात बताओ कि CO2 का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ CO2? तो जो ये अनुनादी संरचनाएं होती है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं, इनके मिश्रण से, इन्हें मिला के, इनका मिक्सचर बना के एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि वो उस कंपाउंड का या उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वास्तविक संरचना है। वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, पहला एग्जांपल तो हमने CO2 का ले लिया, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, इससे और भी ज्यादा स्पष्ट होगा आपको अच्छे तरीके से। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं C6H6 का ले लो आप। C6H6 किसे कहते हैं? बेंजीन को। तो बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। चलो, यदि बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करो तो बेंजीन का कुछ बच्चे तो ऐसा संरचना बनाते हैं, ऐसा कि उन्होंने एक इस तरीके से हेक्सागन बना दिया, यानी समषटभुज, और एक डबल बॉन्ड यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां, कि सर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। पर बेटे बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ बच्चे ऐसा बनाते हैं, देखो वे भी इस तरह का हेक्सागन बनाएंगे और उसमें बॉन्ड इस तरीके से बनाएंगे। देखो आप इन बॉन्ड्स को देख रहे हैं, ये बॉन्ड्स पहले वाले स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स देखो, डबल बॉन्ड की बात कर रहा मैं, और दूसरी संरचना में डबल बॉन्ड्स देखो। क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन एक जैसी है? आप कहोगे नहीं सर, एक जैसी पोजीशन नहीं है। तो ये दोनों संरचनाएं, ये दोनों स्ट्रक्चर भी एक दूसरे में बदलते रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो आपस में बदलते हैं ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से बदलते हैं। जैसे मान लो हम यहां बात करें, यहां आपको ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा, कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड में एक तो बॉन्ड ये है और एक ये है, तो ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड, इन दोनों में से एक पाई बॉन्ड होगा। मान लो मैं आपको कह रहा कि पाई बॉन्ड यही है, नीचे वाला ही, तो नीचे वाला पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाते हैं इस जगह, और यदि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए तभी तो ये वाला बॉन्ड बना है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां ये वाला बॉन्ड बन गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड बन गया। इस तरीके से बॉन्ड जो है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी पाई बॉन्ड है, वे अपनी जगह बदलते हैं, कोई एटम अपनी जगह नहीं बदलता है। इसी तरीके से यहां भी हम कह सकते हैं कि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाके बॉन्ड बना लेंगे और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाके बॉन्ड बना लेंगे और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाके बॉन्ड बना लेंगे, तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। पर सवाल ये खड़ा होता है कि सर ठीक है, चलो ये बात हमारी समझ में आ गई कि बेंजीन की दो अनुनादी संरचनाएं या दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर बेंजीन के सारे गुण ना तो पहले स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ना तो दूसरे से। पर इसका बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, वास्तविक संरचना क्या है बेंजीन की? तो बेंजीन की वास्तविक संरचना वैज्ञानिकों ने बताई कि इन दोनों संरचनाओं को आप मिक्स कर दो, इन दोनों संरचनाओं को आप मिला दो, और मिलाने से जो भी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो ही उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड किसे कहते हैं? मिश्रण को, मिलावट को। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा बताया कि आप एक हेक्सागन बनाओ और इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके से गोल गोल डॉट डॉट लगा दो, ठीक है, तो ये इसका बेंजीन की दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनका मिक्सचर है, उनका मिश्रण है, इसे हम कहते हैं अनुनादी संकर।
या रेजोनेंस हाइब्रिड, या फिर इसे आप ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे नहीं बनाते तो आप बेंजीन रिंग इस तरीके की बनाओ और इस तरह की बेंजीन रिंग बनाकर आप उसमें एक इस तरीके से गोला खींच दो, बस। समझ रहे आप? तो ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड बना बेंजीन का। अब बताओ समझ में आ रही क्या बात आपके? मतलब कहने की बात यह है कि यदि कोई आपसे पूछता है कि डेफिनेशन बताओ, अनुनाद किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बताओ, तो अनुनाद या रेजोनेंस की डेफिनेशन आपको क्या बतानी है उसे समझो आप। अनुनाद या रेजोनेंस की डेफिनेशन आपको क्या बतानी है, इस बात को समझ रहे चलो। इसकी डेफिनेशन अनुनाद या रेजोनेंस की आपको बतानी है कि जब किसी कंपाउंड की दो या दो से अधिक संरचनाएं यानी स्ट्रक्चर्स संभव होती हैं, पॉसिबल होती हैं, जो एक दूसरे में बदलती रहती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, परंतु उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को नहीं दिखाती है। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर उनमें से ऐसा नहीं है कि उस कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दे, सभी गुणों को समझा दे, या कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जिसकी हेल्प से हम उस कंपाउंड के सभी जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, उन्हें हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है? अथवा कंपाउंड के एक्चुअल स्ट्रक्चर को नहीं दिखाती है। उन सभी स्ट्रक्चर्स में से कोई सी भी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जो किसी कंपाउंड के, उस कंपाउंड के सारी प्रॉपर्टीज को व्याख्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे, या फिर कंपाउंड की एक्चुअल स्ट्रक्चर को बता दे। तो इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। एक बार दोबारा रिपीट करो और ध्यान से समझो जरा, ये बहुत जरूरी है बेटे समझना। हमने पढ़ा अनुनाद या रेजोनेंस का मतलब होता है जब किसी कंपाउंड की दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती हैं जो एक दूसरे में बदलती रहती हैं, परंतु उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को नहीं दिखाती है अथवा कंपाउंड के एक्चुअल स्ट्रक्चर को नहीं दिखाती है। तो इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं। इसे कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं बेटे? रेजोनेंस। पता चल गया कि एक कंपाउंड है और उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, पर उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है जो गुणों को पूर्ण रूप से बता सके, और ना ही कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा है जो उस कंपाउंड के, उस मॉलिक्यूल के एक्चुअल स्ट्रक्चर को बता सके। तो इस घटना को कहते हैं हम रेजोनेंस। ठीक है? अगली बात, कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सभी स्ट्रक्चर का मिश्रण होता है, संकर होता है, या हाइब्रिड होता है, जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उस कंपाउंड का, वो उन सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, उनका संकर होता है, हाइब्रिड होता है, जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इसलिए हम उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तथा इन सभी स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इनके बीच दोनों तरफ तीर का निशान, बोथ साइड एरो को लगाया जाता है। जैसे अब आप एग्जाम्पल देख लो, वैसे तो मैंने दो एग्जाम्पल आपको समझा ही दिए थे, पर आप इन एग्जाम्पल को देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखना बेटे। जब आप पहला एग्जाम्पल देखते हो सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर डाइऑक्साइड के यहाँ दो संरचना, दो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं। पहले में सल्फर बीच में है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऐसा ही है, पर आप देख रहे हैं कि यहाँ तो डबल बॉन्ड है, यहाँ कोऑर्डिनेट। इसमें डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह बदल गई, दोनों जगह एक दूसरे से क्या हुई, चेंज होगी। तो SO2 मींस सल्फर डाइऑक्साइड का एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक तो ये। ठीक है? इन दोनों को हम कहते हैं कि ये दोनों है SO2 के रेजोनेटिंग हाइब्रिड, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। और इन दोनों को मिक्स करोगे तो इनको मिक्स करके आपको मिलेगा SO2 का रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड। और वो कैसा होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड को इस तरह 3 बार सीधी रेखा खींच के फिर दिखाया जाता है। सल्फर यहां है, ये एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, और इधर भी एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। यहां मैं दिखाऊंगा डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट लगा दिए, और यहां भी डॉट डॉट। तो ये होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर SO2 का। ठीक है? समझ में आई ना बात?
जिसे आप कह सकते हो कि ये इसका अनुनादी संकर है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसी तरीके से अब हमें देखने हैं N2 यानी नाइट्रोजन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक तो नाइट्रोजन ऐसा होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो आपको पता ही है भाई। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 5, और इसके पास भी 5 है। 8 करने के लिए इसे भी 3 की जरूरत है और इसे भी 3 की, तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है नाइट्रोजन एटम्स के बीच में। और जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसीलिए तो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये स्ट्रक्चर कब बना? ये स्ट्रक्चर तब बना जब क्या हुआ कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, पाई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर चला गया। तो जब इधर गया, जिसकी तरफ गया उसके ऊपर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, और जिससे दूर गया उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो एक स्ट्रक्चर ये भी होता है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन का। और यदि इसका उल्टा हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर चला जाए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिससे दूर गया इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है N2 का। तो ये N2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं 3, और इन तीनों से मिलकर बनेगा हमारा क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड, जो N2 का एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। और NO3 देख लो। अब आप NO3 देख रहे हैं ना, NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सॉरी NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन। क्या है? नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन में क्या होता है? 3 स्ट्रक्चर हैं। एक तो ऐसा है कि एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, एक होगा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जिस भी ऑक्सीजन के साथ होगा उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा। ये बात ध्यान रखना। कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव चार्ज? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और एक उसके पास एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए नेगेटिव चार्जेस 7 हो गए। तो 7 जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे उसे तो एक ही बॉन्ड बनाने की आवश्यकता है, इसलिए एक बॉन्ड बनाया। अब देखो 3 तरह के बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। यहां भी डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, बस जगह ही तो बदल गई उसकी, और यहां तीसरी पॉसिबल जगह बदल गई। सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आपको दिखाना है। कैसा चार्ज दिखाना है? नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रेट आयन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, और ये तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में बदलते रहते हैं। पर इन तीनों स्ट्रक्चर में से कोई सा भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता जो नाइट्रेट आयन के सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके, और कोई सा भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता जो नाइट्रेट आयन के वास्तविक संरचना यानी एक्चुअल स्ट्रक्चर को बता सके। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इन तीनों के मिश्रण से बनेगा, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी तरह ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आया है, कार्बोनेट आयन, CO3 डबल नेगेटिव। कार्बोनेट आयन में भी कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, जिनमें से 2 ऑक्सीजन के ऊपर तो सिंगल बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है डबल बॉन्ड। जिन 2 ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल बॉन्ड होता है उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी होता है, दोनों के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज। बस आपको इन बॉन्ड्स की जगह बदलनी है, देखो जगह बदल दी है उन्हें, और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाना है। तो कार्बोनेट आयन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे में बदलते रहते हैं, और इस घटना को ही हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। अब आ जाओ आप इस पे बेंजीन। बेंजीन का भी देख लो जरा। C6H6 बेंजीन। बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है और एक ये। बेंजीन के केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने बेंजीन का आपको बना के दिखा दिया था अभी। तो ये है डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की परिभाषा या अनुनाद की परिभाषा क्या है मैंने आपको बता दी। क्या बताया? कि जब किसी कंपाउंड के 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं जो एक दूसरे में बदलते रहते हैं, पर उनमें से कोई सा भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है जो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके या उस कंपाउंड की एक्चुअल स्ट्रक्चर को बता सके। तो इस फिनोमिना को या इस घटना को हम कहते हैं रेजोनेंस या अनुनाद। और जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और उनके मिक्सचर से, उनके मिश्रण से, उन्हें मिक्स करने से जो हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड या एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल।
ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब हम सीखेंगे अनुनाद के प्रतिबंध या कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। अनुनाद के प्रतिबंध या कंडीशन ऑफ रेजोनेंस को बहुत ध्यान से समझेंगे कि अनुनाद दिखाने के लिए किन किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहली शर्त यह है कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम्स की पोजीशन सेम होनी चाहिए, केवल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, अर्थात ओनली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं न कि एटम्स। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम कभी भी अपनी जगह नहीं बदलते हैं। एटम्स यानी परमाणु यानी एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वे हमेशा, यदि किसी कंपाउंड की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं तो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हर एक कंपाउंड का जो एटम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में। जैसे मैंने कहा था आपको कि पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है और पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ठीक है, समझ में आई ना बात? ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ी कंडीशन है रेजोनेंस की कि रेजोनेंस में कभी भी एटम अपना जगह नहीं बदलते हैं, जगह बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन बदलेगा बस। ठीक है, दूसरी बात देखो क्या है, दूसरी शर्त ध्यान से समझना। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है सभी स्ट्रक्चर में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल होना चाहिए। यदि किसी कंपाउंड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो उन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है या होनी चाहिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस सेंटेंस को पढ़ के कि सभी स्ट्रक्चर्स में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने किसी भी स्ट्रक्चर में, मान लो एक स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट आपने पकड़ लिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट पे आप काम कर रहे, उसे समझ रहे, तो उसमें आप देख रहे कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और अनपेयर्ड कितने हैं। पेयर्ड माने युग्मित जो जोड़ों में होते हैं, अनपेयर्ड माने अयुग्मित जो जोड़ों में नहीं होते हैं। तो किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर घुसकर नहीं देखना है आपको कि यार इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसमें 10 हैं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसमें एक ही है, तो इसका मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का तो नंबर इक्वल नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखना। देखना ये कि यदि किसी कंपाउंड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं तो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहले देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए और तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। तो तीनों का या जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं उन सब का एक साथ कंपैरिजन करना है। किस किस के द्वारा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या द्वारा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या द्वारा। तो दूसरे पॉइंट को ध्यान से समझ जाओ। दूसरा पॉइंट है सभी स्ट्रक्चर्स में पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल होना चाहिए। तीसरी शर्त, सभी स्ट्रक्चर की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। और चौथी शर्त मैं आपको बताता हूं, सुन लेना कान खोल के, जो यहां लिखी हुई नहीं है। चौथी शर्त यह है कि किसी भी कंपाउंड की जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वे सभी प्लेनर होती हैं। कैसी होती हैं? प्लेनर। प्लेनर माने समतलीय, वे समतल में होती हैं। कोई भी एटम समतल से बाहर नहीं निकलता, कोई भी बॉन्ड समतल से बाहर नहीं निकलता। जितने भी प्लेनर कंपाउंड हैं केवल वे ही रेजोनेंस दिखा सकते हैं। जो कंपाउंड 3D है या प्लेनर नहीं है, समतलीय यौगिक नहीं है, तो वो कभी भी रेजोनेंस नहीं दिखा सकता है। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो चौथी बात आप इसमें ऐड कर सकते हो, ऐड कर लेना आप अपने नोट्स में। अगली बात करते हैं, चलो ये तो होगी इसकी कंडीशंस। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, अनुनाद की विशेषताएं। अनुनाद की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। अनुनाद में या रेजोनेंस में क्या क्या खासियत होती है, बहुत काम की चीज है, ध्यान से समझना बिल्कुल एकदम। पहली बात, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत बढ़िया पॉइंट है
कि किसी भी कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना उतना ही कम क्या होगा, रिएक्टिव। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव होता है ना, जो ज्यादा स्थायी होता है वो कम क्रियाशील होता है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, यहाँ पहला पॉइंट बहुत बढ़िया है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मान लो एक कंपाउंड है उसके केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और एक कंपाउंड ऐसा है उसके 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो जिसके 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, यानी लेस रिएक्टिव होगा। आ रही ना समझ में बात। चलो नंबर 2। अब बच्चे सोचते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, यानी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ने से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है। मैं मोटे तरीके से समझाता हूं आपको, सुनो ध्यान से, फिर कभी इसे बहुत डीपली भी एक्सप्लेन करूंगा यदि कहीं इसका क्वेश्चन आया तो। अभी तो मैं आपको मोटे तरीके से समझाता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। मान लो आपके पास कोई भी प्लेनर कंपाउंड है, क्योंकि प्लेनर कंपाउंड ही रेजोनेंस दिखाते हैं। मान लो आपके पास कोई भी प्लेनर कंपाउंड है और उस प्लेनर कंपाउंड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो वे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे जिसमें कुछ एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। और जितना ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन होगा उतना ही टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी घटेगा उस कंपाउंड का, यानी एनर्जी लेवल उतना डाउन होगा, और जितना एनर्जी लेवल डाउन होगा स्टेबिलिटी तो उतनी बढ़ेगी। ये बात तो समझ में आ रही होगी आपके। या फिर इस तरह नहीं समझते तो एक और एग्जांपल ले लो। चलो मुझे एक बात बताओ, यदि कोई आपके पास प्लेनर कंपाउंड है जो रेजोनेंस दिखाता है और उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो वे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में बदलेंगे। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब एक दूसरे में बदलते हैं तो उनमें एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होता है, ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है, और जब एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होगा तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी घटेगा, यानी एनर्जी लेवल कंपाउंड का घटेगा। और किसी भी कंपाउंड का एनर्जी जितना डाउन होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो सीधी बात है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ने से एनर्जी कंजप्शन बढ़ता है, और एनर्जी कंजप्शन बढ़ने से एनर्जी लेवल डाउन होता है, और एनर्जी लेवल डाउन होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। सीधी बात है, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। दूसरी विशेषता क्या है रेजोनेंस की। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा ज्यादा होता है, यानी ग्रेटर देन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया पॉइंट है कि जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, जिसे आप कहते हो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड या एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, उसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, यानी उत्पादन ऊष्मा या संभवन ऊष्मा, यानी उसके एक मोल के बनने में जितना एंथैल्पी चेंज होता है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा ज्यादा होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख लो कि उसके एक मोल के बनने में कितना हीट एक्सचेंज हुआ है, कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड लिख लो। तो हमेशा आप देखोगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो हमेशा ज्यादा होगा किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हीट ऑफ फॉर्मेशन से, ठीक है। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप कंपैरिजन कर सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड की हीट ऑफ एनर्जी का, हीट ऑफ फॉर्मेशन का, ठीक है। और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनका जो अंतर आएगा ना, उस अंतर को ही हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हो एग्जाम में। यदि एग्जाम में आता है क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजोनेंस एनर्जी, तो आप लिख सकते हो कि द डिफरेंस ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड and heat of formation of any one resonating structure is called as the resonance energy of this compound, ठीक है। इन दोनों के हीट ऑफ फॉर्मेशन में जो
डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को भी हम रेजोनेंस एनर्जी ही कहते हैं। इसे भी आप रेजोनेंस एनर्जी ही कहोगे, ठीक है ना। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा होता है या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होता है। तो आप कहोगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा ज्यादा होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड का हीट ऑफ फॉर्मेशन संभवन ऊष्मा हमेशा ज्यादा होती है। और फिर सवाल आता है बच्चों के दिमाग में कि सर क्यों क्यों, ये तो बता दो कि क्यों होता है ऐसा। तो मैं आपको बताता हूं कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं ना, ये जो भी हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं या एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमेशा ज्यादा होते हैं विद कंपैरिजन टू एनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब आप किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पकड़ लो और आप रेजोनेंस हाइब्रिड को पकड़ लो, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमेशा ज्यादा होंगे विद कंपैरिजन टू एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब वे चाहे नंबर ऑफ बॉन्ड्स में आप पार्शियल बॉन्ड बना रहे हो। पार्शियल बॉन्ड कैसे होते हैं पता है आपको? यदि हम एक बॉन्ड बनाते समय पूरी एक रेगुलर लाइन खींचते हैं तो उसे कहते हैं एक्चुअल बॉन्ड, वो तो एक्चुअल बॉन्ड है। पार्शियल बॉन्ड उसे कहते हैं जब कोई बॉन्ड या तो बन रहा होता है और या तो टूट रहा होता है, यानी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी बॉन्ड या एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन का अपोजिट क्या होता है? रप्चरिंग ऑफ एनी बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड। तो या तो कोई बॉन्ड की मेकिंग हो रही या तो किसी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही। तो मेकिंग और ब्रेकिंग के टाइम जब किसी बॉन्ड को दिखाते हैं ना हम, तो हम रेगुलर लाइन से नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं डॉट 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 डॉट। यदि किसी बॉन्ड को मैं डॉट 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 करके बना रहा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि या तो वो बॉन्ड बन रहा है यानी उसकी मेकिंग हो रही है, और या तो वो बॉन्ड टूट रहा है यानी उसकी ब्रेकिंग हो रही है। तो आप जब भी रेजोनेंस हाइब्रिड में नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनोगे तो वे हमेशा ज्यादा आएंगे जब आप उसकी तुलना किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से करोगे, उसके नंबर ऑफ बॉन्ड से करोगे। और जब ज्यादा बॉन्ड आए तो पक्की बात है जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं या बनते हैं उतना ही ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। यह बात आपने पढ़ी है कि जब दो एटम आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनने की प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, और उसे ही तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी उसे ही तो कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी बहुत सारी, मान लो एक कंपाउंड है उसमें टोटल 10 बॉन्ड बने, तो 10 बॉन्ड के बनने पर सबकी अपनी अलग अलग बॉन्ड एनर्जी है, और उन सब बॉन्ड एनर्जी को जोड़ दो आप, तो जोड़ने से वो पूरा कंपाउंड बना। उस पूरे कंपाउंड के बनने में जितना एनर्जी रिलीज हुआ उसे ही तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, उसे ही कहते हैं हम हीट ऑफ फॉर्मेशन। कि मान लो मैं कहूं कि मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसा है कि उसमें एक ही तरह के 4 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड के बनते समय इतना एनर्जी निकलता है, मान लो 10 जूल, तो 4 बॉन्ड के बनते समय 40 जूल निकल गया होगा। तो 10 जूल तो बॉन्ड एनर्जी है और 40 जूल क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझ रहे ना आप? तो ध्यान रखना कि रेजोनेंस हाइब्रिड का हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा ज्यादा होगा किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कंपेयर जब आप उसे करोगे। तीसरा विशेषता, बॉन्ड लेंथ इन रेजोनेंस हाइब्रिड कभी भी बराबर नहीं होती, नॉट इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ इन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताऊंगा, ध्यान से समझना। मान लो आपके पास कोई भी रेजोनेंस हाइब्रिड है जिसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो यदि आपको मैं यूं सिखा रहा कि बॉन्ड लेंथ इन रेजोनेंस हाइब्रिड कभी भी बराबर नहीं होता बॉन्ड लेंथ इन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बॉन्ड लेंथ देख लो और फिर रेजोनेंस हाइब्रिड के बॉन्ड लेंथ देख लो, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो सोचेगा कि सर यूं बताओ किसके बॉन्ड लेंथ बड़े होंगे किसके छोटे होंगे, यदि एक किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के ऊपर हम बात करें तो मैं बताता हूं कि जब आप किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बॉन्ड लेंथ देखोगे
और जब किसी रेजोनेंस हाइब्रिड के बॉन्ड लेंथ देखोगे तो आपको ज्यादातर तो ऐसा देखने को मिलेगा कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड के जितने भी बॉन्ड हैं उन सब की बॉन्ड लेंथ पहले तो इक्वल दिखाई देगी, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बॉन्ड्स हैं, जब मान लो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें 3 तरह के बॉन्ड बन रहे, तो तीनों की बॉन्ड लेंथ आपको अलग अलग मिलेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड में तीनों इक्वल लेंथ के मिलेंगे। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना उसके बॉन्ड लेंथ छोटे होते हैं, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड के बॉन्ड होते हैं छोटे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बॉन्ड लेंथ होते हैं बड़े। जब ही तो मैं कह रहा आपको कि हीट ऑफ फॉर्मेशन यहां ज्यादा होता है रेजोनेंस हाइब्रिड का। हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा होता है इसमें, और जितना ओवरलैपिंग होगा उतना ही एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, एनर्जी तो कम होगा ही, फिर एनर्जी लेवल तो डाउन होगा ही। हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है तो एनर्जी लेवल डाउन होगा, बॉन्ड छोटे छोटे होंगे, जब ही तो वो ज्यादा स्टेबल है। चलो अगली बात करते हैं, नंबर 4। डाइपोल मोमेंट ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड कभी भी बराबर नहीं होता डाइपोल मोमेंट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। तो ना तो इनके बॉन्ड लेंथ इक्वल होते, हम किस किस का कंपैरिजन कर रहे हैं, हम एक तो रेजोनेंस हाइब्रिड को पकड़ के बैठे हुए जो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के मिलने से बना है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है कंपाउंड का, और एक हम कंपैरिजन कर रहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। हमने कहा कि बॉन्ड लेंथ भी बराबर नहीं होती दोनों की, हमने कहा कि डाइपोल मोमेंट भी दोनों का बराबर नहीं होता। डाइपोल मोमेंट आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ज्यादा होगा, यदि आप रेजोनेंस हाइब्रिड का डाइपोल मोमेंट देखोगे तो कम होगा बहुत। ठीक है, कैसे होगा आगे हम डिस्कस करते रहेंगे, इसकी भी एक अगले कहीं क्वेश्चन आया तो मैं आपको समझा दूंगा, नहीं तो ये बहुत लंबी कहानी छिड़ जाएगी, थोड़ा सा और हायर लेवल पे बात करेंगे इस बारे में। अभी फिलहाल आप अगला टॉपिक देखो क्या है, अनुनाद ऊर्जा या रेजोनेंस एनर्जी। अनुनाद ऊर्जा या रेजोनेंस एनर्जी क्या, मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में आपको बताया था। आप कहोगे कि हाँ सर बताया था आपने, मैं पूछूंगा क्या बताया था, तो आप कहोगे कि सर जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन में से आप जो सबसे ज्यादा स्टेबल या कोई सा भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी हीट ऑफ एनर्जी को घटा दो, उनका जो डिफरेंस आएगा उसे आप रेजोनेंस एनर्जी कह सकते हो। मैं कहूंगा वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। पर इस बात को यदि मैं और भी ज्यादा साधारण बना दूं, सिंपल कर दूं, आसान कर दूं, तो क्या लिखूंगा देखो जरा, अनुनाद ऊर्जा या रेजोनेंस एनर्जी किसी अणु की वास्तविक ऊर्जा तथा उसकी अनुनादी संरचनाओं में से सबसे अधिक स्थायी संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका अपना एक एक्चुअल एनर्जी है और उसकी बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं हैं, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, बताओ। मान लो किसी कंपाउंड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, बताऊं कौन सा होगा, जिसका एनर्जी सबसे कम होगा। क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, जिसमें ज्यादा एनर्जी है वो कम स्टेबल होगा, जिसमें कम एनर्जी है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे एक 90 साल का आदमी ज्यादा स्टेबल होगा और एक 9 साल का बच्चा ज्यादा एनर्जेटिक होगा। समझ रहे ना आप मेरी बात। तो यहां हमने बताया कि किसी अणु की वास्तविक ऊर्जा तथा उसकी अनुनादी संरचनाओं में से सबसे अधिक स्थायी संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। यानी रेजोनेंस एनर्जी इक्वल्स टू एक्चुअल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप यहां यूं सोच रहे होंगे कि सर एक्चुअल रेजोनेंस एनर्जी जब आप निकाल रहे तो एक्चुअल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी है उसकी एक्चुअल एनर्जी कैसे निकाल लेंगे सर। तो बेटे सुन लो, ध्यान से सुन लो, जरूरत पड़ती है इस बात की। एक्चुअल एनर्जी हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल, प्रायोगिक सिद्धांत, प्रायोगिक प्रैक्टिकल करेंगे हम,
प्रैक्टिकल से हमें पता चलती है कि उस कंपाउंड की एक्चुअल एनर्जी कितनी है। प्रयोगों के आधार पर निकाल लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल। ठीक है, इससे हम निकाल लेते हैं एक्चुअल एनर्जी मॉलिक्यूल की कितनी है, और जो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो भी होगा, जिसकी लीस्ट एनर्जी होगी, सबसे कम एनर्जी होगी, उन दोनों का अंतर कर लो। अंतर करके जितना भी एनर्जी आएगा उसे हम कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताता हूं आपको, हालांकि मैंने बता दी थी, यह बात फिर भी बता रहा। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। मतलब किसी भी कंपाउंड की, ऐसा कंपाउंड जो रेजोनेंस दिखाता है, ऐसा कंपाउंड, उस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब सुनना ध्यान से, कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को, बच्चे ध्यान से नहीं समझते। बच्चे सोचते हैं कि सर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एनर्जी ज्यादा होगी, आप यहां यूं बता रहे इस पॉइंट में कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस एनर्जी, यानी एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। अभी तो आप कह रहे थे कि जिसमें एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और जिसमें एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मैं कह रहा कि मैं बिल्कुल सही बता रहा था, और अब भी मैं सही बता रहा हूं। आप ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? ऐसा मॉलिक्यूल जो प्लेनर हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस दिखाता हो। उस मॉलिक्यूल की यदि आपको स्टेबिलिटी चेक करनी, तो आप यू देखो कि रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, यानी उसकी एक्चुअल एनर्जी माइनस लीस्ट एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ना, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। हम यहां केवल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी की, जो दो एनर्जीज के बीच का डिफरेंस होता है, कंपाउंड की एक्चुअल एनर्जी और सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी के बीच का डिफरेंस होता है, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, समझ में आई ना बात? जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को देखो आप ध्यान से। एग्जांपल है CO2 की, मान लो ऐसा, मान लो CO2 की तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी है E1, E2 और E3, और यदि मैं कह दूं कि E1 एनर्जी सबसे कम है जो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की है, उससे ज्यादा एनर्जी E2 है, उससे ज्यादा एनर्जी E3 है, तो मुझे ये बताओ पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा और तीसरा, इसका एनर्जी सबसे कम है, इसका सबसे ज्यादा है। तो मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा? तो आप क्या कहोगे मुझे? आप कहोगे कि सर यूं देख लो कि पहला, दूसरा और तीसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन तीनों में सबसे कम एनर्जी किसका है? और यहां लिखा हुआ है इसका एनर्जी सबसे कम है। कम की तरफ एक लड्डू और ज्यादा की तरफ दो लड्डू। इसका एनर्जी पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सबसे कम है, इसका मतलब एनर्जी सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर यही है, पहले वाला। तो हम यहां लिख रहे, तो एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज E1। सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर की एनर्जी E1 है, जो यहां से पता चला, क्योंकि जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है वही ज्यादा स्टेबल होता है। एंड एक्चुअल एनर्जी ऑफ CO2 ऐसा मान लिया E0 है या EO है, जो हमें प्रयोगों से पता चलेगा, प्रैक्टिकल से। तो यदि रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है तो कंपाउंड की एक्चुअल एनर्जी में से घटा दो E1 को, यानी इनका डिफरेंस निकाल दो। हाँ, तो ये हो जाएगी हमारी क्या? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है ना? चलो अगली बात करते हैं हम। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, देखो मैंने यहां इस क्वेश्चन को ले लिया, आ जाता है एग्जाम में कि कार्बोनेट आयन में तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं। देखो कार्बोनेट आयन को देखते हो ना, जवाब C, अभी मैंने पीछे बताया था, दो सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। ये यूं कह रहे कि कार्बोनेट आयन को देखोगे तो इसके तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं, और मैं यदि इस स्ट्रक्चर को देखता हूं या आप देखते हो तो आप कह ही नहीं सकते कि सर ये तो सिंगल बॉन्ड है बड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड है ये लेंथ में ज्यादा होगा, पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ज्यादा होती है। ऑर्बिटल जो कक्षक होते हैं, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन ज्यादा होता है ना डबल बॉन्ड में, विद कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड।
और यदि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ ज्यादा हो रहा है तो इस बॉन्ड लेंथ को तो कम होना चाहिए सिंगल बॉन्ड से। तो यदि आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हो तो ये डबल बॉन्ड छोटा है, सिंगल बॉन्ड बड़े हैं। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हो यहाँ भी ऐसा ही होगा, डबल बॉन्ड छोटा है, सिंगल बॉन्ड लेंथ में बड़े होंगे। इस वाले को देखोगे तो इसमें भी यूं ही कहोगे कि डबल बॉन्ड छोटा है और दोनों सिंगल बॉन्ड बड़े होंगे। तो पर ये यूं कह रहे कि कार्बोनेट आयन में तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, इस बात को स्पष्ट करना है। तो आपने कार्बोनेट आयन के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए और इन तीनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करके आपने बना दिया है नीचे रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, अनुनादी संकर बना दिया। इसमें कार्बन कार्बन के पास तीन तो रेगुलर बॉन्ड है, यानी रेगुलर बॉन्ड का मतलब एक्चुअल बॉन्ड, और तीन हैं कैसे बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड। पार्शियल बॉन्ड का मतलब जो या तो बन रहे या तो टूट रहे, डॉटेड से दिखाए। और तीनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर हमने पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, स्लाइटली नेगेटिव इन्हें दिखा दिया, ठीक है। अब यदि आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हो तो आप कंफ्यूज हो ही जाओगे। कंफ्यूज ऐसे हो जाओगे कि आप कहोगे कि तीनों बॉन्ड लेंथ तो इक्वल नहीं है, पर जब आप इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे और उस रेजोनेंस हाइब्रिड को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो अब तो तीनों बॉन्ड इक्वल लेंथ के लग रहे हैं सर। और आपको पता है रेजोनेंस हाइब्रिड ही एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसी कंपाउंड का, ठीक है ना। तो यहां यही बात लिख रखी है। अब देखो आप जरा क्या लिख रखा है, यहां लिख रखा है कि कार्बोनेट के किसी एक स्ट्रक्चर को देखने से ऐसा लगता है कि तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स की लेंथ इक्वल नहीं होगी, परंतु कार्बोनेट तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है जिनसे बनने वाले रेजोनेंस हाइब्रिड को देखने से स्पष्ट होता है कि तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं। तो हमें किसे देख के पता चला कि बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं? हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के थोड़ा ही पता चला, हमें देख के पता चला रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड को देख के पता चला कि तीनों क्या है, बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ठीक है बेटे। तो आज तो हमें इतना ही पढ़ना था। ये जो लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना कार्बोनेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आज हमें इतना ही पढ़ना है इसमें, बाकी ये तो टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखो कि हमेशा थोड़े थोड़े से ही घड़ा भरता है, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है ना, थोड़े थोड़े ज्ञान से ही तो घड़ा हमारा दिमाग नॉलेज बढ़ती है। ऐसा कभी भी मत करना कि एक दिन में आप पूरे यूनिट को खत्म करना चाह रहे हैं या फिर एक दिन में आप पूरी किताब खत्म करना चाह रहे हैं, दिमाग खराब हो जाएगा बिल्कुल। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो, पर समझ के पढ़ो, समझ के, समझना बहुत जरूरी है। समझ के यदि पढ़ोगे तो एक दिन सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो जाएगी आपकी। आप यदि इन सारी बातों को समझोगे ना तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, यदि ध्यान से समझोगे, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।